बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में चैप्टर 2 बायोलॉजी 9 क्लास का हमारे पास पार्ट नंबर ए है। पार्ट नंबर ए हमारे पास क्या कह रहा है? मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस, ठीक है, जिसे हम आम अल्फाज में एमसीक्यू से मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन का क्या है, ये हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है। पूरे चैप्टर समझने के बाद अब हमारे पास ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हमारे लिए सॉल्व करना आसान है, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप तमाम चैप्टर को आसान अल्फाज में समझ लिया था। ठीक है, हमारे पास हमने क्या करना है, आपके बुक में दिया गया है कि जो आपका सही जवाब है उसको आपने सर्कल कर लेना है। ठीक है, ये तो बुक की हद तक रहा। अगर आपके पास एग्जाम में आ जाए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आपने क्या करना है, जो भी इसका आंसर हो, फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर क्या है, हमारे पास बी है, तो आपने आंसर में सिर्फ बी नहीं लिखना, जो पूरा आंसर है आपने वही लिखना है। कॉपी में भी यही आपने मेथड इस्तेमाल करना है। ठीक है, आपने सिर्फ बी नहीं लिखना, पूरा जो जवाब है वो आपने लिखना है। तो हमारे पास पहला एमसीक्यूज क्या है? व्हेन साइंटिफिक मेथड इज यूज्ड टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम देन इट इज नाउन एज। कहता है हमारे पास जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आता है, उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जिस मेथड से हम सॉल्व करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अब हम पढ़ चुके हैं। चार जवाब हमारे पास मौजूद है। पहला है केमिकल मेथड, बिल्कुल नहीं। फिजिकल मेथड, बिल्कुल नहीं। स्टैटिकल एनालिसिस, बिल्कुल नहीं। इसे हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। ठीक है, इसे हमने सर्कल कर दिया। आपने क्या करना है, आंसर में इसको पूरा लिख लेना है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को जिस मेथड से हम सॉल्व करते हैं उसे हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। दूसरे की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज हमारे पास क्या है? इन सर्कल द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, अब आपके पास चार स्टेटमेंट दिए गए हैं। कहता है आपने इन चारों स्टेटमेंट्स को देखना है, चारों में से कौन सा स्टेटमेंट गलत है उसको आपने सर्कल कर लेना है, उसको आपने चूज कर लेना है। पहला हमारे पास क्या है? थ्योरी इज फॉर्मुलेटेड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। कहता है जो थ्योरी होती है वो हम एक्सपेरिमेंट्स के बाद इसको बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है। हाइपोथेसिस इज फॉर्मुलेटेड आफ्टर ऑब्जर्वेशन। कहता है कि जो हाइपोथेसिस है वो ऑब्जर्वेशन के बाद बनता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। डिडक्शन इज फॉर्मुलेटेड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। कहता है जो डिडक्शन का प्रोसेस है वो एक्सपेरिमेंट के बाद हम करते हैं। अब हमारे पास जो बायोलॉजिकल मेथड था जिसमें टोटल 7 स्टेप्स थे, ठीक है, उन स्टेप्स को अगर आप जहन में देखें रखें तो डिडक्शन पहले आता है, एक्सपेरिमेंट बाद में आता है। ठीक है, हमारे पास जो 7 स्टेप्स है उसमें डिडक्शन पहले आता है, एक्सपेरिमेंट बाद में आता है। ठीक है, यहां पर क्या लिखा है? डिडक्शन इज फॉर्मुलेटेड आफ्टर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कि पहले एक्सपेरिमेंट होता है फिर डिडक्शन। तो हमारे पास ये जो रॉन्ग वाला है इसको हमने सर कर लिया। लास्ट वाले को पढ़ लेते। डिडक्शन इज फॉर्मुलेटेड फ्रॉम अनटेस्टेड हाइपोथेसिस। ठीक है, जो डिडक्शन होता है वो अनटेस्टेड हाइपोथेसिस से हम निकालते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो गलत स्टेटमेंट है, वो कौन सा हुआ? वो हमारे पास सी हुआ। आपने क्या करना है, आंसर में इसको पूरा मुकम्मल लिख लेना है। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या कहता है? इन साइंटिफिक जर्नल पब्लिश्ड एज। जो साइंटिफिक जर्नल्स होते हैं उनमें क्या छापा जाता है, क्या पब्लिश किया जाता है? चार जवाब हमारे पास मौजूद है। थ्योरी, रिजल्ट्स, डिडक्शन या ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है? वो ए है। आगे चलते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 4 क्या कहता है एमसीक्यूज में? द फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज। अब जैसे ही हमारे पास बायोलॉजिकल एक प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड था जिसमें हमारे पास 7 स्टेप्स थे। तो पहला स्टेप्स उसमें से कौन सा था? हमारे पास चार ऑप्शन है, एक्सपेरिमेंट्स, हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। तो इसमें से हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास डी है। ऑब्जर्वेशन जो है वो पहला स्टेप है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है? द इंफॉर्मेशंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स आर कॉल्ड। ठीक है, कहता है अगर हम ऑब्जर्वेशन करें और एक्सपेरिमेंट तक जाए, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से लेकर एक्सपेरिमेंट तक जितना भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाए उसे हम क्या कहते हैं? चार जवाब बात मौजूद है। डिडक्शन, साइंटिफिक थ्योरी, डेटा, साइंटिफिक लॉ। ठीक है, अब
ऑब्जर्वेशन से अगर हम स्टार्ट करें, पहला स्टेप है, दूसरा, तीसरा, चौथा हमारे पास एक्सपेरिमेंट है। तो 4 स्टेप्स अगर हम करें तो उसके बाद जो इंफॉर्मेशन हमारे पास निकलेगी उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम साइंटिफिक थ्योरी कहते हैं। ठीक है, करीब करीब जवाब हमारे पास यही और यही हमारे पास करेक्ट आंसर है। पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या कहता है, द मॉस्किटो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ प्लाज्मोडिया अमोंग बर्ड्स इज। ठीक है, अब हमारे पास जो मलेरिया होता है, ठीक है, वो किस चीज से फैलता है, प्लाज्मोडिया से फैलता है। जिसके अंदर प्लाज्मोडिया होगा उसके अंदर क्या होगा, मलेरिया होगा। जो मलेरिया होता है वो सिर्फ इंसानों में नहीं होता, वो जानवरों में भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मलेरिया होता है या जो प्लाज्मोडिया होता है वो मच्छर जब बर्ड्स में मुंतकिल करता है, बर्ड्स में मलेरिया डालता है, वो कौन सा मच्छर होता है। ठीक है, अब 4 ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, मेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज, मेल क्यूलेक्स एंड फीमेल क्यूलेक्स। ठीक है, अब याद रखिए आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपने एनोफिलीज की तरफ नहीं जाना, क्योंकि यहां पर हमसे बर्ड्स का पूछा गया, ह्यूमन बींग्स का, इंसान का नहीं पूछा गया। तो परिंदों में जो मलेरिया फैलाता है वो उस मच्छर का नाम क्या है, फीमेल क्यूलेक्स। ठीक है, अब क्यूलेक्स जो है वो मेल और फीमेल दोनों आता है। जिस तरह इंसानों में भी फीमेल मच्छर वो करता है, स्प्रेड करता है मलेरिया को, सेम उसी तरह बर्ड्स में भी फीमेल जो मच्छर होता है वो खून पीता है, मेल क्यूलेक्स नहीं पीता। आगे चलते हैं, पार्ट नंबर 7 क्या कहता है, द वर्ड मलेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम टू। जो मलेरिया का लफ्ज है वो दो कौन सी जुबान से लिए गए हैं, वो 2 लफ्ज कौन सी जुबान से लिए गए हैं। ठीक है, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि मले और एरिया को इन्होंने अलग कर दिया है। मले मीन्स क्या था, बेड, हमने क्या कहा था, बेड, और एरिया ईयर। ठीक है, ऐसी हवा या ऐसा ईयर जो बुरा हो, जो बेड हो। अब ये जो था हमारे पास किस जुबान में था, हम किताब में इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्रेंच वर्ड्स, जर्मन वर्ड्स, इटालियन वर्ड्स, स्पेनिश वर्ड। ठीक है, तो याद रखिए हमारे पास मलेरिया जो है वो इटालियन जुबान से निकाला गया है, जिसका मकसद यहां पर हमने लिख दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, The mosquito involved in the spread of malaria in human being is। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बर्ड्स में मलेरिया कौन फैलाता है। अब अगला हमसे पूछा गया है कि वो कौन सा मच्छर है जो इंसानों में मलेरिया फैलाता है या प्लाज्मोडियम फैलाता है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए, फिर से हमारे पास मेल क्यूलेक्स, फीमेल क्यूलेक्स, मेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, बर्ड्स में हमने कहा फीमेल क्यूलेक्स जो है वो प्लाज्मोडिया फैलाता है। इंसानों में जो है हमारे पास फीमेल एनोफिलीज जो है वो प्लाज्मोडिया फैलाता है, मलेरिया फैलाता है। ठीक है, खून जो है वो सिर्फ फीमेल एनोफिलीज, फीमेल मच्छर जिसका नाम एनोफिलीज है वो पीता है। मेल एनोफिलीज अपना खुराक कहाँ से हासिल करता है, जो गले सड़े जानवर होते हैं या जो फ्लावर के या फ्लावर से वो अपना खुराक जो है वो हासिल कर ले। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, फीमेल एनोफिलीज। पार्ट नंबर 9 हमारे पास कहता है, द बायोलॉजिस्ट ऑफ विच कंट्री फाइनली प्रूव दैट द प्लाज्मोडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मलेरिया इन ह्यूमन बींग्स। अब यहां पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि वो किस मुल्क के बायोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने ये बात प्रूव कर दी कि इंसानों में जो मलेरिया फैलता है वो प्लाज्मोडिया की वजह से फैलता है। ठीक है, वो किस कंट्री के साइंटिस्ट थे, हमने ये बताना था। थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं। स्टार्ट में जैसे ही मलेरिया आया तो इससे बहुत ज़्यादा अमवात होना स्टार्ट हो गई। जैसे हमारे पास कोविड-19 आया, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये बीमारी कहाँ से आई, इसको कैसे रोके, इसकी प्रिवेंशन क्या है, इसकी दवाई क्या है। ठीक है, और बहुत सारी अमवात हुई इससे। इस बीमारी को अगर जितना डेंजरस हम नहीं ले रहे हैं, इसको समझाने के लिए ये 18वीं सदी का ये जो बीमारी है आज 21वीं सदी चल रही है। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि 21वीं सेंचुरी में भी हर साल 1 मिलियन इंसान इससे डेथ हो रही है। ठीक है, तो उस टाइम पे बैक इन द डेज ये कितनी खतरनाक बीमारी थी। ठीक है, तो स्टार्ट में जैसे मलेरिया आया उनको समझ नहीं आ रहा था साइंटिस्ट को, बायोलॉजिस्ट को, कि ये बीमारी क्या है, कैसे फैल रही है। कुछ बायोलॉजिस्ट ने कहा कि भाई ये जो बीमारी है वो बेड ईयर की वजह से हो रही है, जो हवा है वो ख़राब है उसकी वजह से मलेरिया फैल रहा है।
कुछ साइंटिस्ट ने कहा भाई ये जो मलेरिया है वो दलदल वाले इलाकों से ये फैल रहा है। कुछ कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि दलदल वाले इलाके के पानी को पीने से ये वाला जो बीमारी है हमारे पास ये फैल रहा है। तो मुख्तलिफ साइंटिस्ट अपना तज्जिया दे रहे थे। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि जो लोग बाहर सोते हैं उनको ये वाली बीमारी हो रही है। तो करते करते मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने तज्जिए दिए, अपने ऑब्जर्वेशंस दिए इस पर। तो फाइनली आकर बहुत सारी तहकीक इसमें जब हुई मलेरिया की बीमारी में, तो वो किस मुल्क के साइंटिस्ट थे? 400 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, इंग्लैंड, इटली, जर्मनी और फ्रांस। तो वो हमारे पास इटली के साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाइनली ये फाइंड आउट कर दिया कि ये जो मलेरिया है, इंसानों की बात यहाँ पर हो रही है, इंसानों में जो मलेरिया फैल रहा है उसकी जिम्मेदारी किस पर आती है? प्लाज्मोडिया की वजह से ये हमारे पास ये बीमारी फैल रही है। ठीक है, तो वो इटली के साइंटिस्ट हैं। लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है? द कैरियर ऑफ डेंगू वायरस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इज। ठीक है, अब जिस तरह हमारे पास मलेरिया एक बीमारी है, सेम इसी तरह डेंगू भी, आपने आम अल्फाज में सुना होगा, डेंगू भी एक बीमारी है जो कि एक वायरस है। ठीक है, लिखा गया है। अब कहता है जो डेंगू का वायरस है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे फैलता है। ठीक है, अब वो भी हमारे पास मलेरिया की तरह मच्छर से ही फैलता है डेंगू का वायरस। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए गए हमारे पास, एनोफिलीज, एडीज, क्यूलेक्स, इंसेक्ट्स। अब ये बीमारी किससे फैलती है? ठीक है, एनोफिलीज और क्यूलेक्स हमने पढ़ा था। क्यूलेक्स जो है वो बर्ड्स में, फीमेल क्यूलेक्स जो है एक बर्ड से दूसरे बर्ड में मलेरिया ट्रांसफर करता है। एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज एक इंसान से दूसरे इंसान में मलेरिया ट्रांसफर करता है। तो इसका सही जवाब हमारे पास क्या है? एडीज। एडीज जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में, ये वाला मच्छर जो है एक इंसान से दूसरे इंसान में डेंगू वायरस ट्रांसफर कर देता है। तो हमारे पास 10 MCQ से इस चैप्टर के रिलेटेड हर एक को हमने आसान अल्फाज में समझा और उनके आंसर हमने फाइंड आउट कर लिए। होप आपको ये आसानी से समझ आ गया होगा।